सबसे पहले रोल नंबर देखा और जैसे वो रोल नंबर से मैच खाया मैं एकदम चीखा। मैंने कहा कि हो गया। मैंने कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ, अपनी योग्यता का पैसा लेता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे कह दिया कि नहीं नहीं, तुम शिक्षक नहीं, तुम नौकर हो और मैं मालिक हूँ। और अपनी मिसेज से मैं कहता था या तो गांव या सचिवालय, जो प्रायोरिटी है हमारे परिवार की, जो जरूरी है उन्हें तो आपको करना ही करना है, लेकिन जो गैर जरूरी है उन्हें बिल्कुल हटाओ। आज के युवाओं को आप करीब से देखते हैं, आपके अनुभव में उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, विशेषकर से प्रेम संबंधों में जल्दी टूटन और मानसिक तनाव? तो बड़ा चिंता में आया। मैंने कहा कि नहीं, अब मैं एक एक दिन जो है मुझे भारी पड़ रहा है, पैसों की बड़ी दिक्कत है। तो हमने कहा कि क्या टिफिन बांटें। एकदम जैसे ही हमारी मिसेज ने सुना, वो एकदम आंखों में आंसू आके बोले अब तुम ये करोगे। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। रामधारी सिंह जी की इन पंक्ति को चरितार्थ करने वाले समीक्षा अधिकारी श्री सुधीर सिंह जी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ यूपीपीसीएस आरओ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सबसे पहले सर, आपको आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका आभार जो आपने अपना समय दिया। इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जो कई बार डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट करेंगे। इस पॉडकास्ट के माध्यम से बेहतर चीज़ें पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था, और जब आपने घर वालों को बताया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मैं जिस समय रिजल्ट, दरअसल उस दिन कहा गया था कि 7 बजे के बाद ही आएगा, तो हम लोग 7 बजे से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जी सोच रहे थे आएगा कि नहीं आएगा, लगातार बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, कभी टेलीग्राम पर, कभी यूट्यूब पर। जी फिर धीरे-धीरे समय कटता गया, लगभग 11:45 का लगभग समय रहा होगा, तो अचानक टेलीग्राम पे पीडीएफ आई और उसमें डर भी लग रहा था, अंदर से डर तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। मेरी मिसेज़ मेरे साथ में थी, बच्चा था। मिसेज़ कह रही थी हम देखेंगे, बच्चा कह रहा था हम देखेंगे। डर तीनों को ही लग रहा था और संयोगवश मम्मी-पापा भी अपनी दवाई लेने आए थे, तो रिज़ल्ट के कारण वहीं रोक लिया गया था। तो वो अलग रूम में थे, हम लोग अलग रूम में थे। तो जैसे ही आया रिज़ल्ट, तो डरते हुए पीडीएफ को खोला, फिर उसे मैं ऐसे ऊपर करने लगा लिस्ट। तो डर भी जैसे-जैसे लिस्ट जा रही थी, जी हृदय का कंपन भी बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक जैसे थोड़ा-सा लिस्ट आगे बढ़ी, तो मेरी मिसेज़ ने एकदम देखा, बोली सुधीर सिंह। अरे वाह! तो मैंने एकदम देखा, लेकिन थोड़ा-सा अपने पे कंट्रोल करते हुए मैंने एकदम सबसे पहले रोल नंबर देखा और जैसे वो रोल नंबर से मैच खाया, मैं एकदम चीखा। मैंने कहा कि हो गया। अरे वाह! बच्चा एकदम इतना चीखा कि जो है वो तुरंत ही बेड से उतर कर कि दादी और बाबा के पास तुरंत ही दौड़ता गया कि पापा का सिलेक्शन हो गया। और मैं तुरंत ही वहाँ से उठा और सबसे पहले जो है मम्मी-पापा के तुरंत ही पैरों में ही गिर पड़ा। उनके पैर छुए और मैंने कहा कि मम्मी, जीवन भर की जो जो मेहनत थी वो सफल हो गई। मम्मी-पापा ने आशीर्वाद दिया। तुरंत ही मैं वहाँ पे जो अंदर जो मंदिर छोटा-सा बनाया हुआ था मिसेज़ ने, वहीं जाके तुरंत ही मैंने सर झुका दिया कि कुछ भी हो, मेहनत बहुत होती है, लेकिन कहीं न कहीं मैं मानता हूँ किस्मत का भी कुछ रोल तो ज़रूरी होता होगा। तो इसीलिए भगवान को हमेशा मैंने जो है सबसे पहले रखा है और मैं वहीं पे तुरंत ही झुक गया और मैंने कहा हे भगवान, आपकी जो है वो आशीर्वाद आज प्राप्त हो गया। थोड़ी देर रोया भी, बहुत सी चीज़ें एकदम दिमाग से निकलती चली गईं। बिल्कुल सही बात है। तो मिसेज़ ने, मम्मी ने आके मुझे थोड़ा-सा जो है वो रिलैक्स भी दिया। आप जो कहानी तो सुना रहे हैं, मैं सुनने में ही भावुक अ, हो रहा हूँ थोड़ा-सा। तो फिर अच्छा लगा और फिर उसके बाद में मम्मी ने तुरंत ही फ़ोन उठाया, चारों तरफ वो कॉल करने लगीं। मैं तो थोड़ी देर सुन्नी हो गया, मिसेज़ के पास बैठ गया, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी सफलता में मिसेज़ और हमारे बच्चे का, दोनों का बड़ा सहयोग रहा। जब भी हारता था तो वो हमें हिम्मत बँधाती थी और साथ-साथ में संघर्ष भी चलता रहा। तो वो पल लाजवाब होता है, जब रिज़ल्ट आता है, उसमें अपना लिस्ट में नाम होता है, तो वो एक अजीब ही खुशी होती है। बिल्कुल सही बात है। जी। अच्छा, आपकी इस पूरी यात्रा में कोई एक ऐसा पल, जिसको आप जीवन भर नहीं भूल सकते, वो पल आपको हमेशा याद रहेगा? जीवन में पल तो बहुत आए, लेकिन कभी-कभी कुछ पल ऐसे आते हैं, वास्तव में उन्हें भूला नहीं जा सकता। एक ऐसी कोई कोचिंग में मैं पढ़ा रहा था, आजीविका के लिए जो है हुँ, लड़ रहा था, मेहनत कर रहा था। तो वहाँ मैं कोचिंग पढ़ाता था, तो वहाँ का जो वही जो मैनेजर थे, प्रबंधक थे, तो उनसे पढ़ाई को लेकर ऐसे ही वाद-विवाद थोड़ा-सा ऐसे ही चलता चला गया। लेकिन जब उन्होंने ये कहा, मैंने कहा मैं एक शिक्षक हूँ, अपनी योग्यता का पैसा लेता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे कह दिया कि नहीं, नहीं, तुम शिक्षक नहीं, तुम नौकर हो और मैं मालिक हूँ। अच्छा। वो बात मेरे दिल में बैठ गई। मैंने कहा कि वास्तव में या तो ये कलयुग की निशानी है कि शिक्षक को अगर एक नौकर की पदवी दी जा रही है, तो मेरा मन बड़ा कचोट गया और बहुत ज़्यादा मैं घर आके रोया। मिसेज़ को नहीं बताया, मैंने कभी किसी को नहीं बताया।
लेकिन आज चूँकि ऐसा समय, ऐसा मौका मिल रहा है, तो अपने शब्दों में मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि शिक्षक एक बहुत बड़ी पदवी होती है। उन्हीं शिक्षकों से मैं मिलने के लिए, यहाँ पे धन्यवाद करने के लिए इस संस्थान में आया हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना शिक्षक का जो कर्तव्य है वो पूरा किया। और ऐसे शिक्षकों के लिए अगर जो है कहीं पर अगर अपशब्द बोले जाएँ, तो वो बहुत बड़ा अपमान होता है। वो शब्द मैं भूल नहीं पाया, और उस कोचिंग को मैंने 5-6 दिन के बाद ही जो है तुरंत ही मैंने मैसेज डाला और मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरी स्वाभिमान पे सबसे बड़ा धक्का था कि मैंने अपने जीवन में इतनी पढ़ाई की, इतने पीसीएस के मेंस दिए, और सब कुछ होने के बाद फिर कोई व्यक्ति इस तरीके से कहे, तो मुझे लगा कि मेरा जीवन ही व्यर्थ गया। वो मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं अपने इस मंच से यही कहना चाहूँगा कि कभी किसी शिक्षक का अपमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही क्योंकि शिक्षक शिक्षक ही हो, चाहे वो रीढ़ छोटी होता है कोचिंग किसी का की। हो, और चाहे, क्योंकि माँ-बाप के बाद सबसे बड़ा रोल जो होता है, वो शिक्षक का ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई छात्र आज से तैयारी शुरू करना चाहे, तो उनको उस छात्र को किन-किन चीज़ों को अपनाना चाहिए? मुझे लगता है कि आज के दौर में गाइडेंस सभी को अच्छा मिल जाता है। किताबें और सब मार्गदर्शन, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अब तो गूगल है, एआई आ गया है, अच्छे से यूट्यूब पर कई चैनल हैं, कई अच्छे जो अच्छे-अच्छे ओपिनियन देने वाले लोग भी हैं। तो ज़रूरत, इनसे ज़्यादा ज़रूरत सफलता के लिए 2 चीज़ें हैं। व्यक्ति एक तो अंदर से उसे ईमानदार रहना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसका माइंड जो है वो कई रास्तों में बँटा नहीं होना चाहिए। अगर डाइवर्जन है, अगर चीज़ें, अगर दिमाग आपका कई जगह पर बँटता है, तो उसे तैयारी से पहले अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना होगा। अगर आपका एग्ज़ाम अगर साल 2 साल तक नहीं निकलता है, तो सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों नहीं? उसका कहीं न कहीं मैं भी एक उदाहरण हूँ कि अगर मेरा इतने समय तक नहीं निकला, तो उसमें मुझे विचार करना चाहिए था, और उसमें कहीं न कहीं डाइवर्जन भी था, परिवार का था, लोगों का था, रिश्तेदारों का था, आजीविका का था। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को, डाइवर्जन को बहुत कम चीज़ों में जोड़कर कंसंट्रेशन करना चाहिए, फ़ोकस करना चाहिए। और लास्ट टाइम मैंने जब फ़ोकस किया, जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ सोचना बंद कर दिया, मैंने कहा कि नहीं, अगर परीक्षा में पास होना है, तो केवल इसी को ही दिमाग में रखना है। और अपनी मिसेज़ से मैं कहता था, या तो गाँव या सचिवालय, तो 2 ही चीज़ें थी। सचिवालय के लिए मैंने पूरी जी-जान लगा दी। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक मैंने अपना माइंड जो है, वो चारों तरफ बाँट के रखा था, तो चारों तरफ मेरी शक्ति जो है, वो बँट रही थी। तो हर बच्चे के लिए मैं यही कहूँगा कि अपने दिमाग को कंसंट्रेशन करें। और सबसे बड़ी आजकल दिक्कत वैज्ञानिक तकनीकियों के दुरुपयोग की है। अगर मोबाइल का आप सदुपयोग करते हैं, वो आपके लिए वरदान हो जाएगा। अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो वो आपके लिए अभिशाप हो जाएगा। बिल्कुल। उसका बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करें। जब ज़रूरत हो, उन्हीं चीज़ों के लिए आप उनका इस्तेमाल करें। बाकी मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ़ में यारी, दोस्ती, उत्सव, त्योहार, ये सब जो है, ये सेकेंडरी हैं। ये उनके लिए नहीं है, ये सफल लोगों के लिए हैं, खासकर स्टूडेंट के लिए, वरना लोक संस्कृति में तो हर चीज़ अपने आप में मायने रखती है। लेकिन सफल स्टूडेंट के लिए, सफलता पाने वाले स्टूडेंट के लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। बिल्कुल। और जब तक सफल ना हो जाओ, तब तक जो है उन्हें और चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। केवल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, डाइवर्जन दिमाग में ना पालें, और ख़ासकर ये मोबाइल या लैपटॉप वग़ैरह है, तो इनका सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। बस बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, कठिन चीज़ों को हम बना देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर लास्ट टाइम मैंने सफलता प्राप्त की, तो उसमें मैंने कोई बहुत कठिनाई नहीं, उसमें बस मैंने पढ़ा है और सिर्फ़ पढ़ा है, और सिर्फ़ उसे अच्छी तरीके से पढ़ा है। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, तो जाके मिली। जब तक दिमाग डाइवर्ट रहा, तो उसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ कि आज 40 प्लस की एज हो गई, तो मुझे परिणाम जो देर से मिला, उसका कारण ही रहा मेरे जीवन में डाइवर्जन। तो बच्चों को तो मैं अपने मुझसे यही उदाहरण ले सकते हैं कि धैर्य तो रखना ही चाहिए, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा अटेम्प्ट, दूसरा नहीं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अपने दिमाग को कंसंट्रेशन रख रहे हैं। अगर आपका दिमाग ही कंसंट्रेट नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो आप सभी अटेम्प्ट आपके लिए निरर्थक ही हैं। बिल्कुल सही बात है। हुँ। कॉलेज और जॉब के साथ तैयारी करने वाले जो छात्र रहते हैं, एस्पिरेंट्स रहते हैं, जैसे आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन, तो आप तो और व्यस्तताओं से भरे रहते होंगे। तो वो तैयारी को कैसे मैनेज करें? बात सही है कि जब वैवाहिक जीवन भी होता, आजीविका के लिए भी लड़ाई चल रही होती है, और बड़ा लक्ष्य भी अगर हमारे सामने होता है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी तो बनानी ही पड़ेगी, बिल्कुल। और बेहतर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एक लिस्ट ऐसी बनानी चाहिए कि हमारे लिए प्रायोरिटी वाले काम कौन से हैं, सेकेंडरी वाले कौन से हैं। सेकेंडरी वाले हैं, उन्हें हटा दो। जो प्रायोरिटी वाले हैं, जो मस्ट हैं, जैसे कहीं जाना है, कहीं आना है, तो हो सकता है आपके परिवार में और कोई आने-जाने वाला हो, आपकी मिसेज हों, और कोई अगर आपके बदले काम कर रहे हो, तो आपकी जहाँ उपस्थिति बहुत ज़रूरी नहीं है, तो मत जाओ। ऐसे ही इसी तरीके से जो है, अगर फाइनेंशियल है, अब फाइनेंशियल में अगर आप अपना, अगर पूरी तरह से सुबह से शाम तक जॉब कर रहे हैं, तो बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप पार्ट जॉब वगैरह करते हैं,
तो पार्ट जॉब के साथ साथ में क्या करता है कि व्यक्ति पूरे दिन बिजी रहना चाहता है, तो ऐसा नहीं है। उसे एक स्ट्रेटजी ऐसी बेहतर बनानी होगी, जो प्रायोरिटी वाले काम है उनको करने के साथ मिनिमम आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा पढ़ाई के लिए। जैसे कहावत है कि 7-8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर 7-8 घंटे नहीं तो आप उसको डबल टाइम में बांट कर कम से कम 4-5 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। एक मैच्योर्ड अगर जिसने कुछ मेंस दिए हैं और उसके साथ में फिर और व्यस्तताएं आ गई हैं, तो उसका थोड़े समय में भी जो है वो, लेकिन वही होता है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। कंसिस्टेंसी बहुत हाँ, जरूरी है। बहुत ज़रूरी होती है। अगर जीवन में कंटिन्यूटी नहीं है, पता लगा कि 4 दिन हम व्यस्त हो गए, 5वें दिन हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई फिर वो परिणाम नहीं दे पाएगी। फिर वही हो जाता है कि प्री मेरे इतने नंबरों से रह गया, मेंस हमारा इतने नंबरों से रह गया, जैसा कि मेरे साथ हुआ भी है। तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। स्ट्रेटजी का मतलब है कि जो प्रायोरिटी है हमारे परिवार की, जो ज़रूरी हैं, उन्हें तो आपको करना ही करना है, लेकिन जो गैर ज़रूरी है, उन्हें बिल्कुल हटाओ। उन्हें हटाना ही है। बिल्कुल सही। उनको मतलब जो है आपको अपनी लिस्ट में नहीं रखना कि चलो ऐसा कर लेते, नहीं करना है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है इन दोनों के बीच में जो थोड़ा जो अंतराल है, गैप है, उसे हटाना है, कम करना है। वैवाहिक जीवन में रहते हुए और बैचलर्स रहते हुए एग्जाम की तैयारी में जो मुख्य अंतर है वो क्या है? देखो, अंतर जो है, हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। अगर बैचलर्स है, तो या तो वो दुनियादारी में चीज़ों में ना फँसा हो, बिल्कुल सही। और अगर केवल वो अपने पढ़ाई पे फ़ोकस है, तो वो उसके लिए वरदान हो गया। लेकिन अगर बैचलर्स है और वो दुनियादारी में, प्रेम संबंधों में, इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए फिर वो अभिशाप हो गया। बिल्कुल सही बात है। कोई मतलब ही नहीं बचा। इसी तरीके से वैवाहिक जीवन है। वैवाहिक जीवन के बाद आप समय अगर नहीं निकाल पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो वो आपके लिए अभिशाप हो गया। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकाल रहे हैं और परिवार को भी समय दे रहे हैं, अगर दोनों काम आप ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं, तो वो आपके लिए वरदान हो गया। तो मायने ये नहीं रखता कि हम बैचलर्स हैं, या क्योंकि अगर जैसे हमारे अगर उदाहरण लेते हैं, तो हम तो वैवाहिक जीवन के बाद ही सफल हुए। लेकिन उन्होंने, हमारे जो हमसफ़र रही हैं, तो उन्होंने हमारा इतना योगदान नहीं दिया। मैंने कहा कि सुबह से शाम तक जो है, बस मुझे केवल खाना आप दे दीजिए। तो उन्होंने कभी रूम का दरवाज़ा कभी खोल के ये भी नहीं कहा कि क्या थोड़ी देर हम बैठ जाएँ, या कभी जो है, कभी बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी भी बात होती थी तब भी जो है, वो मुझे नहीं बताती थी। उनकी माँ को उस दौरान जो है, जब हमारी पढ़ाई का दौर चल रहा था, तो उनकी माँ को कैंसर हो गया था। तो कभी-कभी जो है, माँ एक्सपायर भी हो गई हैं, हमारे रिज़ल्ट आने से पहले ही। अगर वो सुनती तो बड़ा खुश होती। तो उन्हें हॉस्पिटल वगैरह कभी-कभी रात हो जाती थी, तो उन्हें लगता था कि मुझसे कहना चाहिए, और वो नहीं कहती थी, तो मुझे दुःख लगता था कि अरे! ऐसे टाइम पे तुम्हें अकेला नहीं जाना चाहिए हॉस्पिटल खाना वगैरह लेके, मुझसे कहना चाहिए था। तो वो कहती, नहीं, नहीं, तुम अपनी पढ़ाई करो। तो मेरे लिए तो वरदान हो गया वैवाहिक जीवन। तो बैचलर्स और वैवाहिक मेन रीज़न नहीं हो सकता। मेन रीज़न होता है कि हम समस्याओं का समाधान कैसे ढूँढते हैं, और हमें एटमॉस्फेयर कैसा मिलता है। तो अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, तो चाहे बैचलर्स हो और चाहे वैवाहिक जीवन हो, दोनों बहुत अच्छे हैं। सही बात है। करंट अफेयर्स जो है एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी, 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 बिल्कुल। तो तैयारी के दौरान किस तरीके से आपने मैनेज किया उस चीज़ को? जी, आजकल मुझे तो लगता है कि अगर कोई भी कॉम्पिटिशन है बिना करंट के, तो अधूरा ही है। सही बात है। तो मैं तो से अपना अगर बताऊँ, तो सुबह-सुबह उठ के मैं तो आरडब्ल्यूए का ही करंट देखता था। कुछ लोगों से मैंने कहा भी, तो बोले, "अरे सर, आप ऐसे जो है वो कहते रहते, आप बहुत पत्रिकाओं से पढ़ते होंगे।" तो मैंने जब से करंट का क्लासेस चली है, ऐसा नहीं, जो वन डे एग्ज़ाम की भी करंट की क्लासेस चला करती थी, तो मैं ये मतलब सुबह-सुबह उठ के मेरी आदत थी कि जो पिछले दिन की भी क्लास पढ़ी होती थी, मैं देख लेता था। लेकिन लास्ट टाइम क्या होता है, अगर सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करनी है, तो इलाहाबाद में कहावत है कि वहाँ 2 बुक्स हैं, एक जैसे घटनासार है, वो घटनाचक्र है, तो आई दृष्टि की, तो वो मैं लास्ट टाइम जो है वो उन्हें ज़रूर ही पढ़ता था, मैं देखता था। लेकिन उसके साथ में जो है आरडब्ल्यूए का जो ये मंच आया, जो करंट का, उसके अलावा ये इसने जो मॉक टेस्ट जो अवेलेबल कराए हम लोगों को, करंट के क्लासेस है, यहाँ पे मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जो नवीन पंकज सर हैं, इतनी अच्छी जो है करंट पढ़ाते हैं, और उनकी जो विचारात्मक शैली है, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शैली है। उस शैली को निबंध में भी लिखा जा सकता है, प्रश्न के उत्तरों में भी लिखा जा सकता है, और उससे करंट भी बड़ा मजबूत होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप डेली अगर अपडेट होते हैं करंट के लिए, और लास्ट टाइम कोई मैगज़ीन वगैरह जो भी आती है, तो उसे आप पढ़ लेते हैं, तो कंप्लीट हो जाता है। बस आप अपडेट होते रहें, ऐसा नहीं है कि महीने के लास्ट में या 6 महीने के बाद आपने इकट्ठा करंट पढ़ा, तो वो आपको कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ करेगा। पता नहीं चलेगा कब का पुरस्कार किससे मिला, किसका किसमें जोड़ रहे हैं, ये सब फिर दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल तो सही बात। इसका यही है कि करंट को जो है वो डेली का डेली पढ़ना चाहिए, फिर मंथली पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम के समय जब कोई पत्रिका आती है, तो उसे पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है इसमें आधे से ज़्यादा समस्याओं का सॉल्व तो ये मंच ही, आरडब्ल्यूए मंच ही कर देता बिल्कुल। है। यूपीपीसीएस की तैयारी में नोट्स बनाना कितना ज़रूरी है? और जो शॉर्ट नोट्स हैं, उनका तैयारी में क्या भूमिका होती है? जी, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर सफल होना है, तो नोट्स कितने भी अच्छे कहीं के भी हों, लेकिन आपको अपने नोट्स ज़रूर बना के रखना चाहिए। नोट्स
आपके लिए खासकर शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, जब आपका एग्ज़ाम पास में होता है, तो जो मोटी-मोटी आप किताबें देखेंगे तो वैसे ही होपलेस हो जाएँगे, बिल्कुल सही बात। दिक्कत हो जाएगी। तो अपने नोट्स बना के रखना चाहिए। अगर दूसरे के नोट्स हैं तो आप उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका भाव अलग है उन चीज़ों को कहने का। आप अपने नोट्स बनाएँगे तो अपने शब्दों में बनाएँगे, उन्हें आप जल्दी बेहतर समझ लेंगे। तो नोट्स के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, बहुत जल्दी आप बना भी नहीं सकते। कई दिनों की मेहनत होती है, तो हर टॉपिक के अच्छी तरीके से मुझे लगता है जो जैसे मेरा अपना नोट्स बनाने का ये रहा है कि जो मुझे बहुत ईज़ी चीज़ें दिमाग में बैठी थी, मैंने उनके नोट्स नहीं बनाए। जो चीज़ मुझे नहीं याद होती थी, जो दिक्कत करती थी, तो उन्हीं का ही मैं नोट्स बनाता था। थोड़े दिनों के बाद फिर उनमें से भी निचोड़ करके मैं एक शॉर्ट नोट्स बना लेता था और लास्ट टाइम में उन्हीं को ही पढ़ता था। बिल्कुल सही और बात। बाकी जो इनकी जो अपने आरडब्ल्यूए की जो पीडीएफ वगैरह जो अवेलेबल कराई हैं सर ने, तो वो आज भी पढ़ी हैं और निःशुल्क पढ़ी हैं। ज़रूरी नहीं कि बैच जो है तो निःशुल्क जो उनकी पीडीएफ है वो भी मुझे लगता है कि कंप्लीट है। बिल्कुल। 10 किताबें अगर आप अलग-अलग पढ़ते हैं तो उससे तो अच्छा कि उन एक पीडीएफ किताब को ही पढ़ लें, और 10 किताबें पढ़ने से अच्छा कि एक किताब किताब को को ही आप 10 बार 10 बार पढ़ पढ़ लें, लीजिए। तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आरडब्ल्यूए इतने कम प्राइस में तैयारी कराता है, तो उसकी क्वालिटी, कंटेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा यही सोच रहा था कि हुँ। मुझे ये मंच मिले तो मैं यहाँ से बच्चों को और तैयारी करने वाले लोगों को मैं बता सकूँ हाँ, कि वास्तव में ये केवल ऐसा नहीं, केवल एक प्रदेश का, ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा चैनल है, जो लोगों के घर-घर तक जो है जाकर जो है वो बस गया है। ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो छोटे से एग्ज़ाम की तैयारी से लेकर बड़े एग्ज़ाम की तैयारी तक सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कंटेंट जो है वो उपलब्ध कराता है। पूरा जैसे मैं ही सिविल की तैयारी में मैंने जो जीएस जो टोटल पढ़ा है वो यहीं से पढ़ा। मेरे ही परिवार में जो कई ऐसे घर हैं जिसमें जो है केवल यहीं का ही 2-2 3-3 जो है वो भाई-बहन अगर वगैरह जितने भी लोग हैं सब अलग-अलग जो है ऐप लिए हुए हैं इसका, और इसे खरीदा है एसआई के, पुलिस के, जाने मेरे गाँव में कितने बच्चों ने इसे खरीदा। तो मतलब एक गाँव 70% आबादी तो गाँव में निवास कर रहे हैं। हर गाँव तक मुझे लगता है इतनी बड़ी क्रांति जो है, वो मैंने अगर शिक्षा के जगत में देखी जाए कि घर-घर तक जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी को लेकर जो सबसे बड़ा जो सपना है वो आरडब्ल्यूए ने ही पूरा किया है। और ये मैं देखता हूँ और हर बच्चा जो है वो, अगर मैं देखता हूँ थोड़ी देर बात करता हूँ तो वो आरडब्ल्यूए का जो ज़रूर कहेगा कि सर मैंने उनका ऐप लिया है या मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। तो जो कॉम्पिटिशन का विकेंद्रीकरण है वो आरडब्ल्यूए ने ही किया है। आज के युवाओं को आप करीब से देखते हैं, आपके अनुभव में उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? विशेषकर जैसे प्रेम संबंधों में जल्दी टूटन और मानसिक तनाव। नहीं, बिल्कुल ये एक सोचनीय और बड़ी गंभीर बात है। आजकल के दौर में, हाँ, आज की चकाचौंध ज़िंदगी में मुझे लगता है ज़्यादातर कुछ ही अगर लोग ऐसे जिन्हें ऐसा परिवेश मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में पढ़ना एक स्वाभाविक सा बन गया है, एक सामान्य-सी बात भी है। और ऐसे ब अगर लोगों को आप समझाते हैं, तो उनका बड़ा अच्छा कहना होता है कि नहीं, नहीं, वो एग्ज़ाम्पल वो लोगों का और कुछ है। अगर उनसे कभी कहा जाए कि बेटा तुम गलत लाइन में जा रहे हो, तो वो कहते हैं नहीं, नहीं, और लोग गए होंगे, हम नहीं। सब लोगों को लगता है कि नहीं, नहीं, मेरा वाला ये जो है अफ़ेयर चल रहा है, ये बिल्कुल स्पेशल है, ये मेरा साथ देगा। लेकिन कहानी सभी की एक जैसी है, लेकिन लगता है सही सबको बात, जो है सही वो बात। स्पेशल है। तो सबसे बड़ा जो आज का जो डाइवर्ट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो ये प्रेम संबंधी है। और स्पेशली जो है प्रेम में और आकर्षण में बड़ा अंतर है, ये समझते-समझते एक लंबा सफ़र हो जाता है। और मुझे लगता है अगर आपके साथ हो भी जाए, तो उन चीज़ों को छोड़ के अपने लक्ष्य पे फ़ोकस करना चाहिए। हाँ, तो वही चीज़ है कि किसी जब ने आकर्षण होता है, हुँ, प्रेम में आकर्षण में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रेम की परिभाषा अनुभव के साथ समझ अनुभव में के आती साथ है। है। क्योंकि प्रेम तो माँ का होता है, बाप का होता है, दोस्तों का भी होता है, प्रेमिका का भी हो सकता है। लेकिन प्रेम में और आकर्षण में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, आकर्षण जो है, वो छीनना चाहता है, आपका समय भी छीनना चाहता है, आपका शक्ति भी छीनना चाहता है, आपका पैसा भी खींचना चाहता है। बिल्कुल, लेकिन प्रेम जो होता है वो देना जानता है। बिल्कुल, वो चाहता है आप कुछ अच्छा करो, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। प्रेम कहेगा कि कोई बात नहीं, आप बढ़ो तो हम आपके साथ हैं। आकर्षण ये कहेगा कि ना, तुम हमारे साथ पहले बैठो, तुम जो है वो हमसे जो हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। वो आकर्षण और प्रेम में आप डिफरेंस समझिएगा। प्रेम व्यक्ति को बहुत महान बनाता है, आकर्षण व्यक्ति को कहीं न कहीं बर्बाद कर देता है। बच्चे जिसे प्रेम कह रहे हैं वो आकर्षण है, बिल्कुल सही बात। और जो प्रेम संबंध होते हैं वास्तव में वो बहुत आगे जो है व्यक्ति बहुत आगे चला जाता है और वो बहुत अच्छी ऊँचाइयों पर पहुँचता है। बिल्कुल लेकिन सही। जो आकर्षण में फँस जाता है, तो कहीं न कहीं वो उसे थोड़ा देर हो जाता है, और जब तक वो समझता है, तब तक हो सकता है अगर मानसिक स्थिति उसकी स्वस्थ है, तो आगे बढ़ जाएगा, और अस्वस्थ है, तो हो सकता है कभी-कभी गलत विसंगतियों में पड़ जाता है। तो इन चीज़ों को समझना जो है बड़ा ज़रूरी है। आकर्षण और प्रेम एक नहीं है, अलग-अलग है। इसके बारे में मैंने कुछ अपनी पंक्ति लिखी है अभी जस्ट कि सारे सवालों के आपकी तरफ से, सारे सवालों के जवाब दिए जाएँगे,
अभी हम दूर तलक जाएंगे, तेरी सोच है जहां तक हम उससे भी बहुत आगे जाएंगे, अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म तुझको हम दिखाएंगे। बिल्कुल तो जो अगर आपके साथ हुआ है, कोई गया है आया है, इन सब चीज़ों से अपने आप को साइड करके अपने लक्ष्य पर फोकस करना, ये सब लाइफ है, कभी उठता कभी कोई उठता, हमेशा एक जी समान जी नहीं बिल्कुल रहती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं आप, तो जो आपने जो संघर्ष किया वो आपको क्या सिखा कर गया? संघर्ष जो पिछले दिनों में जो मैंने किया है, तो उसमें मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाहूँगा कि जीवन विराट है सागर सा, हम ऊपर ऊपर जीते हैं, घटनाएं हैं लहरों जैसी, हम बहुत अर्थ दे देते हैं, क्या हुआ एक प्याला टूटा, क्या हुआ एक साकी रूठा। जीवन में बहुत शानदार। घटनाएं जो हैं आती जाती रहती हैं। संघर्ष जो है वो रहा है, उसने यही सिखाया है कि अगर हम वास्तव में ठान लें किसी भी लक्ष्य को, तो और उसके प्रति सच्ची लगन हो बिल्कुल। और धैर्य हो हमारे पास, तो पक्का है कि सफलता मिलेगी। थोड़ा देर से सही, लेकिन मिलेगी ज़रूर। और उसने हमें यही सिखाया है कि हारना नहीं है, सही बात। हार नहीं मानना है। क्योंकि अगर हम हारते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अस्तित्व को चुनौती मिलती है। अगर हमें अपने अस्तित्व की पहचान बनानी है, तो ज़ाहिर-सी बात है लड़ना होगा। बिल्कुल सही बात। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप में एक जो लाइन है, एक टैग लाइन है, हमारे कई दोस्त हमारे घर में भी लोग कहते थे ये लाइन हटा दे। और वो लाइन यही थी कि जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। सही बात। और आरडब्ल्यूए संस्थान से आपने जुड़कर तैयारी की। जी, जी। तो आरडब्ल्यूए संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात बिल्कुल जो है, ये तो सबसे मुख्य बात है हाँ, कि मैं अपने इस यहाँ से इस मंच से मैं सभी अपने दोस्तों को, अपने भाई-बहनों को यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो टीम है, बहुत ही मजबूत, ईमानदार और मेहनती टीम है। आप इस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं और मैंने विश्वास किया है, इसलिए मैंने चूँकि सबसे ज़्यादा जीएस पढ़ा है और हिंदी पढ़ी है, तो उसका मुझे बहुत बड़ा जो है वो लाभ मिला है। मेरे साथ में मेरे गाँव के कई बच्चों ने आरडब्ल्यूए की तैयारी की है, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली। पहले गाँव में नाम मात्र के 1-2 लोग सरकारी नौकरी में थे, आज बहुत ढेर सारे से बच्चे हैं, तो उनमें सभी बच्चों ने आरडब्ल्यूए का जो है वो, तो अगर मैं एक गाँव की बात करूँ, तो वो एक समझ लीजिए समूह का अगर एक भी अगर पार्टिकल थे, तो समझ लो पूरे समूह की बात है। तो ग्रामीण परिवेश तक जो है आरडब्ल्यूए जो है वो पहुँच चुका है। बस यही है कि ऐसे मजबूत टीम जो है वो बनी रहे और ऐसे अनुभव बच्चों को मिलते रहें। तो मुझे लग रहा है कि जो पलायन एक तरीके से जो गाँव से बेचारे बच्चे जाते हैं, तो लड़के तो चले जाते हैं, लड़कियों को सभी को नहीं जाने को मिल रहा है। सही बात। कुछ बेचारे बच्चे अपने घर में काम भी कर रहे हैं और जो है वो बाहर जाके फिर उनका काम जो है घर का नहीं हो पाएगा। उन सबके लिए आरडब्ल्यूए मंच एक वरदान साबित है और इसका पूरी तरीके से लाभ उठाएँ। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर संस्थान जो है, मेरी नज़र में तो अभी नहीं है। सही। हाँ। सर हमारा लास्ट जो है रैपिड फायर राउंड रहता है, एक लाइन में बस जवाब जी, देना जी। है। एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स? एनसीईआरटी, ओके। न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन्स? न्यूज़पेपर्स, ओके। ऑनलाइन कोचिंग या सेल्फ स्टडी? ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो तभी आप कर सकते हैं ना जब कहीं न कहीं से आपको जो कंटेंट मिलेगा। मॉर्निंग स्टडी या लेट नाइट स्टडी? मैंने तो लेट नाइट स्टडी की है सर। अच्छा, सबका अपना अपना। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आरडब्ल्यूए संस्थान की तरफ, आरडब्ल्यूए परिवार की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं।